टीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे पुर्तगाल, डच, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडन आते हैं। स्वीडन तक का हम पूरा बता दिए हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि अंग्रेज अपना पैर कैसे जमा पाते हैं और कौन कौन से मुगल बादशाह रहते हैं जिनके समय में अंग्रेज आते हैं और उनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखो, ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ ये है पूर्व मुगल काल, ठीक है, जिसमें बादशाह करके याद कर लीजिएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनका काल भी दिया हुआ है कब से कब तक रहे हैं। बाबर को देखेंगे तो 1526 से 1530 तक रहे हैं। 1526 में आप देखे थे पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है और बाबर अपना पैर जमा पाते हैं। तो बाकी आपको इसमें ये मुगल काल तो आपको मुगलों में मध्यकालीन इतिहास में अच्छा से पढ़ना है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका दो जो है शासक उनको याद रखना है इसमें। एक है अकबर और दूसरा है जहांगीर, जिसमें आप अकबर के टाइम में पढ़ रहे थे कि अकबर के टाइम में वहाँ अंग्रेजी कंपनी बन रहा होता है 1600 ईस्वी में, और जहांगीर के टाइम में दो राजदूत आते हैं, हॉकिंस और थॉमस रो, ठीक है। तो जहांगीर के काल में आते हैं दो राजदूत, हॉकिंस और थॉमस रो, ठीक है। तो आगे आप इन दो राजा के बारे में देख लिए। और औरंगजेब अंतिम शासक हैं, जो कि अच्छा शासक रहे, मजबूत शासक रहे, ठीक है। उसके बाद के जो काल रहा वो उतना अच्छा से प्रशासन नहीं संभाल पाए, शासक अच्छा नहीं रहे। उसी के बाद ये काल को उत्तर मुगल सम्राटों का क्रम ये सब है, जो बहुत कम समय के लिए रहे और उतना अच्छा शासन नहीं कर पाए। ये है औरंगजेब हैं, अंतिम शासक हैं जो मजबूत हैं। उसके बाद इनके 3 पुत्र रहते हैं, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। कौन सा? 3, ठीक है, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। आपको औरंगजेब के बारे में 1760 में इनका मृत्यु हो जाता है, और इनका मुगलों के पतन होने के पीछे का एक कारण ये भी रहता है क्योंकि औरंगजेब जो रहते हैं वो धार्मिक कट्टरतावादी व्यक्ति थे, ठीक है। जब भी आप धार्मिक रूप से कट्टर होंगे तो आपसे वो लोग बिछड़ते चले जाएंगे जो आपके धर्म से अलग है और जिन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और ये मुगलों के जो है पतन होने का, पतन मतलब समझते हैं, समाप्ति, ठीक है, समाप्ति का कारण ये भी रहा, एक कारण। मुअज्जम, आजम, कामबख्श, इनके 3 पुत्र थे, जिसमें से आप देखिएगा तो आजम जो है इन दोनों से लड़ेंगे, ठीक है, दोनों भाई से लड़ेंगे, जिसमें आप जजाऊ के युद्ध जो कि था आगरा के निकट, ये जजाऊ के युद्ध में मारे जाते हैं और यहाँ पे मतलब युद्ध में हार जाते हैं। और यहाँ कामबख्श को देखेंगे तो बीजापुर के युद्ध में, जो हैदराबाद के नज़दीक है, यहाँ पर ये इनका हार होता है। और अंतिम रूप से यहाँ पर कोई अगर बनता है तो मुअज्जम बनता है, और उन्हीं का नया नाम क्या है? बहादुर शाह प्रथम। और ये बहादुर शाह को खाफी का बोलते हैं। ये कैसे व्यक्ति हैं? साहे बेखबर है, साहे बेखबर है। और सिडनी ओवन इनको बोलते हैं। ये ऐसे अंतिम शासक हैं जिनके बारे में कुछ अच्छा शब्द कहा जा सकता है, ठीक है। बाकी के जितने भी शासक आए इनके बाद वो सब उतने अच्छे शासक नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि यही जो बहादुर शाह प्रथम है, ये साहू जी को, मतलब संभाजी के जो पुत्र थे, आप मराठा वाला में शिवाजी को जानिएगा और संभाजी को जानिएगा, ठीक है। तो मराठा वाला क्षेत्र में ही संभाजी के पुत्र जो साहू जी हैं, इनको कैद कर लेता है। तो ये क्या कर रहे हैं? इनको छोड़ दे रहे हैं साहू जी को, ठीक है, जो कैद में थे, मुगलों के कैद में थे, छोड़ देते हैं। उसके बाद सिखों से दोस्ती करते हैं ये बहादुर शाह, इसलिए तो ये बोल रहा है कि ये अच्छे ऐसे अंतिम शासक है जिनके बारे में कुछ अच्छा शब्द कहा जा सकता है। सिखों से दोस्ती करते हैं। सिखों के अंतिम गुरु जो गुरु गोविंद सिंह रहते हैं, इनको 500 का मनसब देते हैं, मनसब पद है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो इनका समाप्त हुआ। इनको क्या कहा गया? इनके द्वारा, खाफी खां के द्वारा क्या कहा गया है? साहे बेखबर। याद रखना है इनको, साहे बेखबर कहा गया है, ठीक है, बेखबर। उसके बाद
जहानदार शाह आते हैं, इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, लंपट मूर्ख इनको कहा गया। उसके बाद आप फर्रुखसियार के बारे में पढ़े हैं कि फर्रुखसियार जो है फरमान जारी करते हैं, जिसको मैग्ना कार्टा अंग्रेजी भाषा में कुछ अधिकार दिया जाता है ना, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था, जो कुछ अधिकार दिया जाता था। आपको याद होगा कि बंगाल के क्षेत्र में 3000 रुपया में मुक्त व्यापार, सूरत के क्षेत्र में 10,000 में मुक्त व्यापार करने के लिए, सिक्का ढालने के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्रुखसियार के बारे में ये था कि उसके बाद देखेंगे सैयद बंधु इनको क्या करते हैं, तो गद्दी मतलब इनको राजा बनाने में मदद करते हैं। कौन? सैयद बंधु। और सैयद बंधु कौन है? तो दो व्यक्ति हैं जिनको सैयद बंधु कहा जा रहा है, अब्दुल्ला खां और हुसैन। ये दो आदमी मिलके सैयद बंधु हैं। ठीक है, इनको अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया गया, इनको मीर बख्शी। अब देखिए, वजीर और मीर बख्शी का पद अच्छा खासा होता था और ये दोनों ही मिलके राज को चलाते थे, और जो राजा रहते थे उनका बहुत कम प्रभाव रहता था। उसके बाद आगे ये जो सैयद बंधु, ये 4 राजा को राजा बनाए हैं। एक तो फर्रुखसियार है, और दूसरा है रफी-उद-दरजात और रफी-उद-दौला। दरजात और दौला, ये रफी-उद-दरजात और दौला दोनों एक ही साल तक रह पाते हैं, कुछ कुछ महीने के लिए दोनों रहेंगे। ठीक है, ये लगभग देखिएगा कि जुलाई, ठीक है, फरवरी से जून तक रह पाते हैं, और ये जून से सितंबर तक, तो लगभग 1 साल के आसपास रहे हैं। फरवरी शुरू का महीना हुआ और सितंबर लास्ट का महीना है, लगभग 1 साल के आसपास रहते हैं। ठीक है, और ये मैग्ना कार्टा वाला आप याद रखिएगा कि फर्रुखसियार के समय में ही 1717 में दिया जाता है। ठीक है, किसको? अंग्रेज को। उसके बाद ये जो शासक हैं, ये बीमार पड़ने की वजह से ये मतलब इनका मृत्यु हो जा रहा है दोनों का। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। ये चिनकिलीज खां के मदद से ये जो सैयद बंधु हैं, सैयद बंधु जो राजा बना रहे हैं, 4 राजा बनाए हैं, फर्रुखसियार, रफी-उद-दरजान और दौला, और यहाँ मोहम्मद शाह, 4 गो राजा को बनाए हैं। और इनको तभी से इन्हीं के समय में इनको किंग मेकर भी कहा जाने लगा, तो राजा को बनाने वाला। ठीक है, तो ये अपना वर्चस्व बनाए रखते थे सैयद बंधु। इसीलिए मोहम्मद शाह इनको क्या करते हैं, चिनकिलीज खां की मदद से इनका हत्या करवा देते हैं। किनका? सैयद बंधु का। और 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंध कर देते हैं। आप लोग को जजिया कर पता है, जजिया कर जो था ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। ठीक है, और ये शुरू में ही लग गया था जिस समय मोहम्मद मीर कासिम आया था, उसी समय। ठीक है, तो वो शुरू में पढ़िएगा, जब आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है उस टाइम पढ़िएगा क्या था। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के समय में आ रहा है नादिर शाह। ठीक है, और इनका युद्ध होगा, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच युद्ध होगा 24 फरवरी 1739 में। ठीक है, 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध होता है, और इसमें कौन हारेंगे? तो ये मोहम्मद शाह हार जाएंगे, और मोहम्मद शाह हारेंगे। उसके बाद यहाँ से नादिर शाह जीतेगा, और ये चला जाएगा दिल्ली में 20 मार्च को। वहाँ पे बहुत लूटपाट मचाएगा, और आपको दिल्ली में पता है कि वहीं पे बैठे हैं कौन? मुगल। और तख्त ताउस था। ठीक है, जिसको मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था, उसी में कोहिनूर हीरा जवाहरात लगा हुआ था, और इसी को लूटता है कौन? नादिर शाह, जो ईरान के शासक रहते हैं। ठीक है, और ये उठाते हैं और चले जाते हैं। फिर देखिएगा अहमद शाह रहते हैं, ये अगला शासक अहमद शाह, ये वजीर बनाते हैं सफदर जंग को। ठीक है, ये सफदर जंग जो है, जंग खेल जाता है इन्हीं से। इनका क्या करता है? हत्या कर देता है, अंधा बना के, और कहाँ डाल देता है? जेल में। ठीक है, उसके बाद अगला शासक आते हैं आलमगीर द्वितीय। इन्हीं के समय में 1757 का युद्ध होता है। तो याद रखिएगा 1757 का युद्ध किनके समय में हुआ है? तो आलमगीर द्वितीय के समय में। ठीक है, और उसके बाद अली गौहर, जिनको शाह आलम द्वितीय के नाम से जानते हैं। अगला शासक के समय में 1764 का युद्ध हुआ है, जो बक्सर का युद्ध कहला रहा है। तो बंगाल के क्षेत्र के लिए 2 लड़ाई हुआ था अंग्रेज से। एक हुआ था 1757 का, एक हुआ 1764, जो बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। ये प्लासी और
बक्सर। लेकिन इन दोनों में मुगल बादशाह अलग अलग है। मुगल बादशाह इस समय है आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, और इसमें क्या है, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। यही तो भाग लेते हैं उस समय मुगल की तरफ से, शाह आलम द्वितीय 1764। और इन्हीं के समय में 1765 में जो 64 बक्सर के युद्ध में भारी हार होगा किसका, भारतीयों का। और उसके बाद 1765 में इलाहाबाद का संधि होगा, और इस संधि के तहत मुगलों को क्या मिलने लगेगा, मुगल के शासक हैं उनको पेंशन मिलने लगेगा उसी संधि के तहत। और इनके पास जो भी क्षेत्र लाल किला वगैरह रहता है वो सब अंग्रेज के हाथ में 1764 के बाद चला जाता है, इस युद्ध के बाद, ठीक है। और इलाहाबाद के संधि के बाद इन लोगों को पेंशन मिलने लगता है। याद रखिएगा, अली गौहर के नाम से इनको पहले जाना जाता था। और इनसे पहले एक आदमी था शाहजहां तृतीय, इनको बना दिया जाता है शासक। इनके पद से इनको हटा के और ये बनते हैं शाह आलम द्वितीय। तो ये याद रखिए, ठीक है। आगे आप देखें, अकबर शाह द्वितीय हैं, ये चाहते थे कि हम अपना जो गद्दी है, मुगलों का गद्दी है, वो हम वापस ले लें। इसीलिए राजा राम मोहन जो उस समय के बहुत अच्छा विद्वान व्यक्ति हैं, उनको राजा का उपाधि देते हैं और इनको इंग्लैंड भेजते हैं, कहाँ, ब्रिटेन भेजते हैं, जहाँ 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी का मृत्यु हो जाता है। अब वो वापस तो आए ही नहीं, अब तो कुछ मिलना नहीं है। ऐसे भी ये अयोग्य शासक सब हैं जितने भी हैं, ये भी क्या है, अयोग्य रहे। बहादुर शाह द्वितीय का बात कीजिएगा तो ये 1857 का जो क्रांति होता है, उस समय लगभग अंग्रेज को भगाने का पूरा भारत सोच लिया था। क्योंकि हम कल जब क्लास लिए थे तो उसमें आपको हम बताए थे कि गरीबी, बेरोजगारी, उद्योग, इस सब पर प्रभाव पड़ा अंग्रेज के वर्चस्व के वजह से, कि आर्थिक रूप से व्यापार करने के साथ साथ राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगते हैं। और नए नए छोटे छोटे राज्यों का उदय होगा। अब इसके बाद देखिएगा कि नए नए छोटे छोटे राज्य कौन सा था और इसकी स्थापना कौन कौन कर रहा था। और फिर उस बीच कैसे अंग्रेज बंगाल वाला क्षेत्र में अवैध मुगल 1764-1757 का युद्ध, उसके बाद हैदर अली के साथ युद्ध होगा, कर्नाटक युद्ध होगा, सब अंग्रेज के साथ होगा, जो मराठों के साथ होगा, सबके साथ युद्ध होगा, ठीक है। जो नया नया छोटे छोटे राज्य हैं उसके साथ। बाकी आप जो अयोग्य शासक सब थे, इनके बाद औरंगजेब के बाद जितने भी शासक थे वो उतना योग्य नहीं थे, जिस वजह से देखिए कि अंतिम शासक जो था बहादुर शाह द्वितीय, इनको जफर के नाम से जाना गया। और ये लिखते थे, गजल वगैरह लिखते थे, ठीक है, गालिब इनके ही गुरु थे। 1757 में इनको रंगून भेज देता है, क्योंकि 1757 में भी हम लोग हार जाते हैं, जो 1757 का क्रांति होता है इसमें, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय से करने की वजह से हम लोग हार जाते हैं। एक ही साथ अगर किया होता तो उस समय लगभग भगाने का पूरा था प्लान, लेकिन हम लोग हार गए। और इनका 1862 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। 1757 में इनको रंगून भेज देता है। रंगून कहाँ, म्यांमार में, ठीक है। चलिए, तो ये था। अब देखेंगे नए राज्यों का जो उदय हुआ और कौन कौन स्थापना किया उस राज्य का, ठीक है। चलिए, मिटाइए तो इसको, मिटाइए नहीं, इसको हटाइए। चलिए, तो अब हम देखेंगे देसी राज्यों का उदय, ठीक है। देसी राज्यों का उदय में देखेंगे कि एक था स्वायत्त राज्य और एक था स्वतंत्र राज्य, ठीक है। स्वायत्त राज्य में बंगाल, हैदराबाद, अवध और कर्नाटक था, ठीक है। कौन कौन, बंगाल, अवध और कर्नाटक, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो था, और हैदराबाद, दक्षिण भारत का भी कुछ क्षेत्र था। ये था मुगलों के अधीन, ठीक है। जो मुगलों के पतन होने के बाद, कमजोर पड़ने के बाद खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। देख लीजिए कौन है, कर्नाटक में है सादुतुल्ला खां, हैदराबाद में है चिनकिलीज खां, और बंगाल में है मुर्शिद कुली खां, और अवध में है सआदत खां, ठीक है। बाकी जो स्वतंत्र राज्य देख रहे हैं, ये स्वतंत्र राज्य मुगलों से हमेशा इनका भिड़ता था, मतलब झगड़ा होता था। तो उसमें कौन कौन है, तो उसमें है मराठा, मैसूर और सिख। देखिए,
मराठा, मैसूर और सिख। पंजाब वाला क्षेत्र में सिख, मराठा, मैसूर, सिख, लगभग ये सब हिस्सा उसी में है। ठीक है, ये सब हिस्सा उसी में है। ठीक है, तो स्वतंत्र राज्य के रूप में आप इतना सारा राज्य जो मुगलों के पतन होने के बाद क्या होता है, इसका उदय होता है, जिसमें आप देखिएगा कि पंजाब वाला क्षेत्र में सिख रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जाट का जो है चूड़ामल एवं बदन सिंह दोनों मिलके इसका जाट का गठन करेंगे। मराठा का शिवाजी और पेशवा में बालाजी विश्वनाथ और मैसूर में हैदर अली है और यहाँ त्रवणपुर में है मार्तंड वर्मा। कौन है? मार्तंड वर्मा। ठीक है, मार्तंड वर्मा रहते हैं। और सिख में रहता है बंदा बहादुर। ठीक है, और रंजीत सिंह, बंदा बहादुर, बंदा सिंह बहादुर और रंजीत सिंह, बंदा सिंह बहादुर और रंजीत सिंह। ठीक है, जिसमें आप देखिएगा कि अवध के नवाब सादत खान आदत से लाचार किनको संदेश देते हैं? नादिर शाह को। नादिर शाह, ठीक है, आइए जाइए दिल्ली को लूटिए, आपको बहुत पैसा मिलेगा। ठीक है, और ये चले जाते हैं, ऐसा कहावत में है। ठीक है, कहावत में ये आते हैं नादिर शाह कब? 1739 में। और यहाँ पे 24 फरवरी 1739 ईस्वी में करनाल में दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह रंगीला जी से क्या होता है? युद्ध होता है। मोहम्मद शाह जी से क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें करनाल के युद्ध में हार जाते हैं कौन? मोहम्मद शाह, जो कि मुगल शासक है। और इनके हारने के बाद 20 मार्च 1739 ईस्वी में ये दिल्ली में नादिर शाह बहुत भयंकर लूट मचाते हैं। ठीक है, और इन्हीं का जो नादिर शाह का सेनापति है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अब्दाली, ये 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में फिर दोबारा लूटने आते हैं। ठीक है, हालांकि ये नादिर शाह जो है यहाँ पे करनाल के युद्ध के बाद दिल्ली में जाते हैं और वहाँ पर जो सियासत था तख्ते ताऊद। ठीक है, और जिसको हम लोग मयूर सिंहासन के नाम से जानते थे, जिसमें कोहिनूर हीरा था, उसको लूटते हैं और ये ईरान के शासक रहते हैं। ठीक है, और चले जाते हैं वापस और बहुत मार काट दिल्ली के क्षेत्र में मनाते हैं, तो मतलब मार काट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे तो इन्हीं का सेनापति रहता है कौन? अहमद शाह अब्दाली, जो वापस से 1761 में आते हैं फिर से लूटने के लिए। इनका मुठभेड़ हो जाता है मराठों से। ठीक है, और इसमें मराठा हार जाते हैं और यही युद्ध कहलाता है पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, तृतीय युद्ध। ठीक है, नादिर शाह का ही सेनापति अहमद शाह अब्दाली रहता है, इनको भी हरा दिया। और यहाँ से दिल्ली पर आप देख लिए कैसे नादिर शाह आते हैं, वापस लेकर चले जाते हैं। यहाँ ये मराठा थोड़ा मजबूत भी थे, उनको अंग्रेज को देखेंगे तो बंगाल वाला क्षेत्र में 1757 में कलाशी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। ठीक है, इसके तहत बक्सर के युद्ध में मुगल भी भाग लेंगे और ये अवध भी, ये अवध। और मुगल का मतलब पूरा का हार हुआ, समझिए। ठीक है, तो ये 64 उस समय का ऐसा मतलब बक्सर का युद्ध ऐसा था जहाँ अंग्रेज अपना पैर जमाने में सफल रहे। ठीक है, उसके बाद लगभग हिस्सा पर इनका फिर हैदराबाद में इनसे भी कर्नाटक का युद्ध होगा। ठीक है, मैसूर का युद्ध होगा, आंग्ल मैसूर युद्ध कहलाएगा, आंग्ल कर्नाटक युद्ध कहलाएगा। ठीक है, सब क्षेत्रों पर होगा। यहाँ मराठा के साथ तो आप देख लीजिए क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली लूट के चला गया, तो यहाँ पे है इनका अंग्रेज का काम आसान करके भाग गया अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और ये नादिर शाह के बारे में एक बहुत अच्छा रोचक कहानी है, पता नहीं क्या है कि नहीं है, लेकिन सादत खान इनको बुलाते हैं नादिर शाह को और बोलते हैं जाके दिल्ली पर क्या कीजिए, दिल्ली लूटिए, वहाँ बहुत खजाना पड़ा हुआ है। ठीक है,
और जब वहाँ से ना वापस नदी साहब बोलते हैं कि हम जा तो रहे हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो फिर हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। फिर जब वहाँ से लूटते उठते आ रहे थे ना, सोचे कि इसको कुछ दे देते हैं, तब तक कि क्या करता है, फांसी लगा के मर जाता है। सोचता है कि उसे कुछ नहीं मिला शायद, ठीक है, तब तक यहाँ ही मर जाता है। फिर वापस चले जाते हैं। ये एक कहानी था, एक्चुअल है कि नहीं हमको नहीं पता, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कल हम मैथ